हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम उपस्थित हैं वही क्लास 10th के चैप्टर 2 अम्ल क्षार और लवण के साथ। आज हम जो भी आगे का क्वेश्चन बचा हुआ था, देखिए ग्रीन पेज का 9 तक क्वेश्चन हो गया था। 10, 11, 12, 13, 14 बचा हुआ था। ठीक, तो 10 से 14 तक के क्वेश्चंस को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और फिर कल से जो होगा कल से आपका धातु और अधातु नाम का जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे अम्ल और क्षार लवण के बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोला है परखनली ए और बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम पट्टी लीजिए। अच्छा, दो ठो परखनली ले लेते हैं। परखनली ले लिए। अब इसमें जो मैग्नीशियम लेना है, ये हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, साइड में लिख देते हैं ए बी। ये हो गया मैग्नीशियम पट्टी। जितना बड़ा ये है पट्टी उतना बड़ा ये भी है पट्टी। ठीक, ये क्या है? मैग्नीशियम की पट्टी, खाने वाला नहीं। ठीक है, अरे सुनो, बोल रहा है कि ए में HCl और बी में एसिटिक एसिड। इसमें क्या है? इसमें जो भरा हुआ है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें जो भरा हुआ है वो है एसिटिक एसिड। क्या भरा हुआ है? एसिटिक, अर्थात CH3COOH। HCl हो गया, वो एसिटिक एसिड हो गया। तो बोल रहा है कि दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है, किस परखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों? ठीक, बोलना किसमें अधिक तेजी से, किस, भाई जितना ये है उतना ये है, जितना कंसंट्रेटेड ये है, मतलब देखिए जितना गाढ़ा ये है उतना गाढ़ा ये भी है। ठीक है, तो सांद्रता और जो उसकी मात्रा है, ठीक है, ये दोनों क्या है? सांद्रता और मात्रा, और दोनों तरफ सेम है। ठीक है, कंसंट्रेशन जो है HCl का और CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड का, दोनों सेम है। ठीक है, कंसंट्रेशन सेम है। तो बोल रहा है तो अधिक तेजी से बुदबुदाहट के साथ गैस किसमें निकलेगी? देखिए एक बात सुनिए, जब भी कोई भी धातु, मैग्नीशियम क्या है? धातु है। जब भी कोई भी धातु अगर किसी अम्ल से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है, इतना बात सबको पता है। धातु यहाँ पर क्या है? तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की पट्टी जो है वो धातु है। अम्ल क्या है? अम्ल है एक तो HCl और एक है CH3COOH। ठीक, CH3COOH जब टूटेगा तो ये टूटता है, देखिए टूटेगा जरूर, HCl भी टूटेगा और CH3COOH भी टूटेगा। ये तोड़ेगा H प्लस प्लस Cl में, लेकिन यहाँ पर HCl बहुत तेजी से निकलेगा। तो अगर H प्लस आयन बहुत तेजी से निकलेगा। ठीक, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो अपने अंदर से H प्लस को बहुत तेजी से निकालता है, इसलिए ये एसिटिक अम्ल की तुलना में प्रबल अम्ल है। ठीक, अगर कोई पूछे इन दोनों में कौन प्रबल अम्ल है कौन दुर्बल अम्ल है, तो HCl प्रबल अम्ल है और एसिटिक एसिड दुर्बल अम्ल है। प्रबल अम्ल कैसे बोले? प्रबल अम्ल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो अपने अंदर से H प्लस बहुत तेजी से निकालेगा। ठीक है, जो अपने अंदर से H प्लस बहुत तेजी से निकालता है उसको प्रबल कहते हैं, जो धीमा धीमा निकालता है उसको दुर्बल कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत तेजी से बहुत तेजी से H प्लस निकालेगा। ठीक है, जो अपने अंदर से H प्लस आयन बहुत तेजी से निकाले उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे प्रबल अम्ल। जो अपने अंदर से H प्लस आयन बहुत तेजी से न निकाले, धीमे धीमे निकाले, उसको क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल। तो ये प्रबल अम्ल है, ये H प्लस बहुत तेजी से निकालेगा। H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस मिल के क्या बनाएगा? यहाँ पे मान लीजिए MgCl2 बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस यहाँ बहुत तेजी से निकलेगी। चूंकि हाइड्रोजन गैस बहुत तेजी से निकल रही है किसमें? ए में। क्यों निकल रही है? क्योंकि HCl प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो इसीलिए ए में बुदबुदाहट बहुत तेज होगा। ठीक है, बुदबुदाहट किसमें तेज होगी? बुदबुदाहट ए में तेज होगी। क्यों होगी? क्योंकि ए में
HCl है जो कि CH3COOH की तुलना में प्रबल अम्ल है ना, इसकी तुलना में प्रबल अम्ल है, ठीक है। इस कारण प्रबल अम्ल है, इस कारण HCl में से H+ तेजी से निकलेगा, ठीक है, और H+ निकल रहा है और H+ निकलेगा, ठीक है, जो H2 गैस बनाएगा और बुदबुदाहट तेज होगी, और बुदबुदाहट तेज होगी, ठीक है बात। तो आप लोग को क्या ध्यान रखना है, पहला बात HCl क्या है, HCl क्या है, अरे प्रबल अम्ल, क्या है, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल है तो H+ क्या करेगा, तीव्र गति से निकालेगा, तीव्र गति से क्या करेगा, निकालेगा, ठीक। अच्छा, अगर HCl बहुत तेजी से निकाल रहा है, ठीक है, तीव्र गति से निकाल रहा है, तो HCl H+ मिलकर क्या कर लेगा, हाइड्रोजन गैस बना लेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, और जो बाहर निकल रहा है इसलिए इसमें बुदबुदाहट तेज होगी। सीधा बात, HCl क्या है, प्रबल अम्ल की दुर्बल, तो प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल है कैसे पता, क्योंकि H+ बहुत तेजी से निकाल रहा है, H+ बहुत तेजी से निकाल रहा है, इसलिए वो क्या है, प्रबल अम्ल है, ठीक है, और इसलिए बुदबुदाहट उसमें तेज हो रही है। एसिटिक एसिड में H+ निकलता है लेकिन बहुत तेजी से नहीं निकलता है, ठीक है, रो रो के निकालता है, इसलिए इसमें बुदबुदाहट उतना तेज नहीं होता, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन ये हुआ समाप्त। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे क्या है, चलिए 10th हो गया, 11 देखते हैं। 11 बोला है ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा। अच्छा, देखिए बोल रहा है कि जो ताजा दूध है, ताजा दूध का जो पीएच है वो 6 है, तो ये जब दही बनेगा तो इसके पीएच में क्या परिवर्तन होगा, ये पूछ रहा है। एक बात बताइए, अगर दही बन रहा है तो मतलब दही कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। दही के अंदर कौन सा क्या होता है, लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। कैसे होता है, क्योंकि इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। देखिए अब सुनिए बात ध्यान से, कुछ कुछ बातें पता चल गया। पर अगर पीएच मान ताजा दूध किस में चेंज हो रहा है, दही में, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि दही का उत्पादन इसलिए हो रहा है क्योंकि ताजा दूध दही में परिवर्तित हो रहा है क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड है और समय के साथ इसका पीएच कम होता है, ठीक है। तो ताजा दूध जब दही में परिवर्तित हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ताजा दूध है दही मतलब अम्ल बन रहा है। दही क्या होता है, अब आराम से अपने भाषा में, अब मतलब जो इतना आपको पता है उसमें उसी में सोच लीजिए भाई। ताजा दूध का पीएच अच्छा है, अगर वो दही बन रहा है तो दही स्वाद में कैसा रहता है, खट्टा, और खट्टा माने क्या, खट्टा माने अम्ल। अगर ये अम्ल बन रहा है तो इसका मतलब पीएच क्या हो रहा होगा, 6 से आगे तो जाएगा नहीं, पीछे आ रहा होगा, है ना, बात समझ आ रहा, कम होता है, ठीक है। इसका पीएच 6 से कम होता है, मैं पीछे आएगा ना, आगे जाएगा तो वो क्षार में चल जाएगा, स्वाद कड़वा हो जाएगा, साथ में उदासीन कुछ नहीं रहेगा, तो पीछे आ रहा होगा, पीछे आएगा तभी तो वो एसिड में चेंज होगा, ठीक है। तो ये चीज है, ताजा दूध का पीएच मान 6 है, ठीक है, ताजा दूध 6 है, ठीक है, वो दही में कन्वर्ट हो रहा है, दही में क्या है, लैक्टिक एसिड है,
एसिड में कैसे परिवर्तित हो रहा होगा, क्योंकि उसका पीएच कम हो रहा है, क्योंकि पीएच जब कम होता है तभी वो क्या होता है, अम्ल की तरफ आता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। देखिए ये हो गया 0, ये हो गया 7, ये हो गया 14। 7 से जैसे जैसे इधर जाएंगे तब अम्लता बढ़ेगी। अब 6, 5, 6 पे तो यहाँ पर ताजा दूध है। अब ताजा दूध अगर दही में बन रहा है मतलब खट्टा हो रहा है, तो आगे तो जाएगा नहीं है और पीछे ही जाएगा, तो इसीलिए लिखा रहा है पीएच कम होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इस हम नोट भी करते जाइए, या आप नोट कर चुके हैं तो अच्छी बात है, ध्यान से सुन लीजिए। अब बोल रहा है कि एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। ठीक है, अच्छा ताजा दूध है भाई, चलिए मान लीजिए इसे बना ले रहे हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ताजा दूध है। ठीक, अब एक ग्वाला आता है, दिस इज ग्वाला। ठीक है, दिस इज ग्वाला। ग्वाला क्या करता है, देखता है कि दूध गड़बड़ाता जाएगा, तो दूध गड़बड़ा जाएगा तो उसमें क्या कर देते हैं, बेकिंग सोडा मिला देते हैं। अच्छा ठीक, तो ए पूछ रहा है ताजे दूध के पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बनाया। ए 6 से चेंज करके थोड़ा क्षारीय क्यों बनाया, क्षारीय क्यों किया। दूसरा बोला है इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगेगा। अब बोला है कि दूध को दही बनने में टाइम ज्यादा क्यों लगेगा। आइए दोनों बात पर चर्चा करते हैं। देखिए ग्वाला बहुत चालाक है, थोड़ा सा साइंस पढ़ा है, ये जानता है कि भाई ताजे दूध का पीएच कितना होता है, 6 होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, 7, 6, 5, 4, कोई बात नहीं, 3, 2, 1, 0, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यहां पर होता है कोई भी चीज उदासीन। अब ग्वाला है, ग्वाला जानता है कि भाई हमारा जो दूध है अभी इस पीएच पर है, यहाँ पर जो है वो ताजा दूध है। अगर हम छोड़ देंगे तो समय के साथ पीएच कम होगा और दूध खट्टा हो जाएगा, जल्दी खट्टा हो जाएगा। तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देता है, जैसे ही बेकिंग सोडा मिलाता है तो दूध का पीएच थोड़ा बढ़ जाता है, मतलब थोड़ा क्षारीय हो जाता है। अगर बोल रहा है कि थोड़ा क्षारीय हो जाता है तो मतलब 7 से 8 के बीच में कहीं होगा, मान लेते हैं। अब यहाँ अब जो ये दूध था, इस दूध का पीएच यहाँ आ चुका है। ठीक, तो थोड़ा क्षारीय क्यों बनाता है, 6 से मतलब थोड़ा 6 से बढ़ाता है, थोड़ा क्षारीय बनाता है, क्यों। ठीक है, तो ए का जवाब है क्योंकि दूध जल्दी खट्टा या जल्दी अम्लीय न हो। ठीक, अब बोला इस दूध को दही बनने में समय क्यों लगे, टाइम ज्यादा क्यों लगेगा। देखिए अब भाई दूध, ताजा दूध का पीएच 6 था, ठीक है, और दही में जो लैक्टिक एसिड होता है वो अम्ल है। ठीक है, तो 6 पे तो पहले से अम्ल है, तो अम्ल से अम्ल पे पहुंचने में समय थोड़ी लगेगा। ठीक है, तो बी वाला टाइम ज्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि दूध के पीएच को बढ़ाकर क्षारीय किया गया है। टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि पीएच को बढ़ा दिया गया है, थोड़ा क्षारीय हो गया है, क्षारीय किया गया। ठीक है, तो अब इस पीएच को अम्ल पे पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, तो इस पीएच को, तो यह पीएच, तो इस पीएच को, ठीक है, वह पीएच प्राप्त करने में थोड़ा समय लगेगा जो पहले था, मतलब पीएच 6 भाई 7 से 8 के बीच में है, यहां से यहां आएगा तो थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, जो पहले था। ठीक है, और फिर पीएच 6 से कम
होने में भी थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। और पीएच और पहले जितना था उससे भी थोड़ा सा कम होगा तो उसमें भी समय लगेगा। तो यही कारण है कि जब हम पीएच को बढ़ा देते हैं तो दूध से दही बनने में समय ज्यादा लगता है। दूध से दही बनने में समय ज्यादा क्यों लग रहा है? तो एक लाइन का आंसर है। इसका आंसर लिखिएगा क्योंकि पीएच बढ़ा दिया गया, ठीक। और थोड़ा क्षारीय क्यों किया गया है? क्योंकि दूध खट्टा ना हो, क्योंकि दूध जल्दी खट्टा ना हो। तो एक एक लाइन वाला आंसर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दूध जल्दी खट्टा न हो। तो ये एक एक लाइन वाला आंसर भी आप लिख सकते हैं। भाई दूध को थोड़ा क्षारीय क्यों किया गया है? क्योंकि वो जल्दी अम्लीय ना हो, जिससे कि दूध खराब हो जाएगा, अम्लों का खट्टा होगा, खराब हो जाएगा। थोड़ा क्षारीय कर देंगे, पीछे आने में समय लगेगा और वो दूध बचा रहेगा, ठीक है। चलिए, यही था ना, ताजा दूध का पीएच है, इसको थोड़ा क्षारीय क्यों बनाए? क्योंकि जल्दी अम्लीय ना हो, क्योंकि जल्दी अम्लीय होगा तो जल्दी खट्टा होगा, खराब हो जाएगा। अच्छा, दूध से दही जब पीएच बढ़ा दे रहे हैं तो दूध से दही बनने में समय क्यों ज्यादा लग रहा है? क्योंकि उसको भाई बढ़ा करके 7 से 8 के बीच करके अब इसको पहले वाला पीएच ही प्राप्त करने में थोड़ा समय लगेगा, और फिर दही तो इसके पीछे जाएगा तब बनेगा, तो और पीछे जाने में और समय लगेगा, ठीक है। इसलिए पहले जो समय लग रहा था बेकिंग सोडा मिलाने के बाद, अब उससे ज्यादा समय लगेगा दूध को दही बनने में। इतना आ रहा है? हाँ आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी, अच्छा आर्द्र रोधी बोल लीजिए या नमी रोधी बोल लीजिए, ठीक है, नमी रोधी। इसका मतलब होता है आर्द्रता या नमी का विरोध करने वाला। आर्द्रता है तो आर्द्रता, आर्द्रता मतलब भी नमी ही होता है। आर्द्रता या नमी का विरोध करने वाला, है ना, विरोध करने वाला मतलब नमी को अपने अंदर घुसने नहीं देगा। नमी का विरोध करने का मतलब क्या है? कि नमी को अपने अंदर घुसने नहीं देगा। तो बोल रहा है पीओपी को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को इसमें क्यों रखा जाता है? देखिए सुनिए, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो अगर पानी पाएगा, पानी या नमी, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब ये होता है CaSO4.12H2, ठीक। ये हमारा क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर नमी पाएगा, नमी माने पानी पाएगा, तो ये जिप्सम बना लेगा, CaSO4.2H2 क्या बना लेगा? जिप्सम बना लेगा। जिप्सम जो होता है वो कठोर होता है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम नमी रोधी बर्तन में नहीं रखेंगे तो वो क्या कर लेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी से अभिक्रिया करके जिप्सम बना लेगा जो कि कठोर होता है, और फिर वो प्लास्टर जो होगा वो खराब हो जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से। बात समझ में आ गया? तो पीओपी को बचाने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं? आर्द्र रोधी या नमी रोधी बर्तन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अगर हम नमी रोधी बर्तन का प्रयोग नहीं करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी से अभिक्रिया करके जिप्सम बना लेगा जो कि कठोर होता है, और फिर वो हमारे किसी काम का नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो जो बोले हैं वो आप लिख लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। चलिए आइए, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, ठीक। यह है क्वेश्चन नंबर आपका 14, और इसका 2 उदाहरण भी देना है, सुनिए ध्यान से। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? जब भी अम्ल और क्षार, कौन कौन? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। क्या करते हैं? अम्ल और क्षार जब भी क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, और इसी को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। जब भी अम्ल और क्षार रिएक्ट करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, इसी को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका 2 उदाहरण देना है। मान लीजिए एक अम्ल ले लेते हैं HCl, एक क्षार ले लेते हैं NaOH। मोस्ट फेमस एग्जांपल NaCl प्लस वाटर। भाई अम्ल लिए, क्षार लिए, लवण बना, जल बना। एक ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करा देते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ,
तो ये बना लेगा पोटेशियम सल्फेट H2SO4 प्लस वाटर। बैलेंस नहीं है, बैलेंस आप लोग का काम है, करिएगा। ठीक, चलिए, तो ये दो एग्जांपल हो गया और ये हो गया उदासीनीकरण विक्रिया क्या है। लास्ट क्वेश्चन है धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग। धावन सोडा और बेकिंग सोडा का दो उपयोग। देखिए, धावन सोडा और बेकिंग सोडा का दो उपयोग क्या है, सुनिए ध्यान से, जो पढ़े उनको पता होगा। धावन सोडा और बेकिंग सोडा, इसका उपयोग लिखना है दोस्तों। मैं धावन सोडा का यूज कहाँ करता है, साफ सफाई में, ठीक है, साफ सफाई में पहला। दूसरा क्या करते हैं, कठोर जल को मृदु बनाने में, कठोर जल को मृदु बनाने में। अब जिसको कठोर जल मृदु जल नहीं पता, वो धावन सोडा का प्रिपरेशन देख ले, समझ में आ जाएगा। तो घरों की साफ सफाई में या कपड़ों की साफ सफाई में और कठोर जल को मृदु बनाने में। ठीक, बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं, पहला खाना बनाने में, खाना बनाने में जैसे केक हो गया, केक हो गया, ठीक है, इडली हो गया, पकौड़ी हो गया, पकौड़ी, ठीक है, तो ये सब बनाने में। और कहाँ करते हैं, एंटासिड के रूप में, एंटी एसिड, ठीक है, के रूप में, के रूप में, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा बेसिक होता है। एक ऐसा होता है बेसिक, मतलब क्षारी होता है, एसिड बढ़ जाता है, तो एसिड जैसे एसिडिटी होता है ना पेट में, तो लिख सकते एसिडिटी के उपचार में एंटासिड के रूप में, एसिडिटी के उपचार में या एंटासिड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो लेक्चर था चैप्टर 2 का, वो पूरी तरीके से होता है समाप्त। जितनी भी चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, ठीक है, सारी चीजें आपको कराई गई हैं, जो भी आपके थ्योरी में इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है, जितना भी आपके बुक टॉपिक है, जितना भी आपका क्वेश्चन है, वो सारी चीजों को करा दिया गया है और उसको प्लेलिस्ट वाइज लगा दिया गया है, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक, अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे धातु तथा अधातु कल से, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल बहुत अच्छे से समझेंगे कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया है जो बताते हैं कि ये धातु है, ये अधातु है। हम किसी लकड़ी को धातु क्यों नहीं कह रहे हैं, या किसी लोहे की चीज को हम धातु क्यों कह रहे हैं, तो ये सारी बातें उसमें आपको पता चलेंगी। ठीक है, जो गैसें हैं वो क्या है, क्या एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन इसमें आपको भर भर के मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रयास करिएगा कि हम पढ़ करके आए। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में चैप्टर 3 धातु और अधातु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।